हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मिनल टेक्नीशियन ग्रेड 2 2020 के लिए यदि अभी तक आप फॉर्म भी अप्लाई नहीं किए हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए अप्लाई करने की डेट अभी 18 तारीख तक है, ठीक है। 18 जुलाई लास्ट डेट है। आप वहाँ जाके आप साइट से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम दोस्तों यही है कि इसमें ऑलरेडी CCC मांगा है, तो काफ़ी बच्चों के पास CCC नहीं होता जिससे फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं। यदि आपके पास CCC नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं, बाकी CCC होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैं यूपी इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की क्लास चला रहा हूं, तो उसमें दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है जो कि इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी उसमें 5 पार्ट के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आप मेरे 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको TG2 UP आर्मिनल 500 के नाम से सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ पे सारे क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हो। हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। वो हर एक क्वेश्चन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम की परीक्षा से, क्योंकि आप एक कह नहीं सकते हो कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत जितने क्वेश्चन बनते हैं लगभग हमने हर क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है। हम आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो मेरी आपको अच्छी लग रही है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्वेश्चन आपको मेरे सेलेक्ट किए क्वेश्चन जो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट चलेंगे आज के क्वेश्चन पे। हम आपको अभी बता दें दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं, ठीक है, यदि आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं और आप UPPCL की तैयारी कर रहे हैं TG2 की, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि TG2 में भी 5 से 6 क्वेश्चन आता है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन आपका इंस्ट्रूमेंट को मिलेगा। तो ये दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 251 है। इसके पहले ऑलरेडी हम 250 क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। तो आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो 251 है। तो उसमें क्या दोस्तों, CRO में प्राप्त लिसाजुअस पैटर्न से ऑप्शन नंबर ए में है अप्लाइड सिग्नल का आयाम ज्ञात किया जाता है, या परिपथ में धारा ज्ञात की जाती है, या फेज शिफ्ट एवं आवृत्ति ज्ञात की जाती है, या ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रणाली में डिस्टार्शन ज्ञात किया जाता है। तो मैंने दोस्तों बताया था कि जो हमारा लिसाजस पैटर्न होता है, मान चलो ये प्रकाश का लिसाजस पैटर्न है, तो इसके माध्यम से क्या ज्ञात करते हैं, हम फेज शिफ्ट एवं फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो उसकी फेज शिफ्ट को और उसके फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करते हैं। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला बताया था आपको, WX = WI = Y टेंजेंस, ठीक है, अपान X टेंजेंस, ठीक है। मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो हमारे ए होते हैं, जो हमारे लिसाजस पैटर्न होते हैं, मान चलो कि हमारा एक लिसाजस पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कितने वर्टिकल इसके विभाजन हो रहे हैं और कितने हॉरिजॉन्टल विभाजन हो रहे हैं, उसी के माध्यम से हम फ्रीक्वेंसी का रेशियो ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम बात कर लें अगर हॉरिजॉन्टल की, तो हम देखते हैं अगर इसको हम कहीं से भी काटेंगे इसके 2 ही विभाजन होंगे, ठीक है। अगर इसको हम कहीं से भी काटते हैं तो इसके 2 ही विभाजन होंगे, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है। तो इसके 2 ही विभाजन होंगे, हम कहीं से भी काटेंगे। तो हमारा जो वर्टिकल है वो X का मान कितना आ गया है, हॉरिजॉन्टल का X का मान 2 है, क्योंकि 2 बार विभाजित हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल की। तो हॉरिजॉन्टल की दोस्तों वर्टिकल की बात करते हैं। तो वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल को हम कहीं से भी काटेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे कटेगा, एक पॉइंट मेरा यहाँ कटेगा, एक पॉइंट मेरा यहाँ कटेगा, एक पॉइंट मेरा यहाँ कटेगा, ठीक है। तो इस 4 पार्ट में कटेगा हमारा वर्टिकल, ठीक है। तो Y का मान कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। हम बात करते हैं अगर इनके फ्रीक्वेंसी के रेशियो का, तो हम क्या करते हैं, WX = WI या WY या WX करेंगे। तो क्या करेंगे कि अगर WX है तो Y का मान रखेंगे ऊपर, अगर Y नीचे है तो X का मान रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो मैंने जैसे कि अभी जो पैटर्न बनाया था उसका मान कितना आया था, Y का मान 4 आया था और X का मान 2 आया था। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो हो गया WX/WY = 2 रेशियो बन हो जाता है, ठीक है। तो किसी एक सिग्नल में फ्रीक्वेंसी का मान दिया रहेगा, दूसरे में आपसे पूछेगा ज्ञात करने के लिए, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो ये हमारा होता है लिसाजस पैटर्न। तो मैंने ऑलरेडी आपको जब CRO पढ़ाया था तो मैंने आपको लिसाजस पैटर्न के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि CRO में प्राप्त लिसाजस पैटर्न से क्या करते हैं, तो CRO में प्राप्त लिसाजस पैटर्न के माध्यम से फेज शिफ्ट एवं आवृत्ति ज्ञात की जाती है। तो 251 का ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है। हम आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर हमारा 252 है, एसी द्वारा ऊर्जित कुंडली की सेल्फ इंडक्टेंस तथा म्यूचुअल इंडक्टेंस किस इंस्ट्रूमेंट के चुंबकीय परिवर्तन कर परिवर्तित की जा सकती है। तो हमारा जो एसी का, ठीक है, एसी द्वारा जो एक्साइटेड कुंडली है या सेल्फ इंडक्टेंस है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उसके लिए क्या है, इंस्ट्रूमेंट के चुंबकीय परिवर्तन कर परिवर्तित की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर के द्वारा, या मैग्नेटिक सर्किट ट्रांसड्यूसर के द्वारा, या उपरोक्त ए एंड बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 252 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 253 है, यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की स्वीप लीनियरिटी सुधारने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, देखो तो दोस्तों, ये ऑलरेडी ट्रांजिस्टर का एक क्वेश्चन होता है यूजेटी, तो कभी कभी पूछ भी लेता है कि यूजेटी का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यूजेटी होता है इसे बोलते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन से देखें तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूजेटी का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो यूजेटी का प्रयोग हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की स्वीप लीनियरिटी सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूजेटी तथा आरसी सर्किट दोनों के लिए लो वोल्टेज पावर सप्लाई का प्रयोग करते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमारा यूजेटी जो होता है वो हाई वोल्टेज के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कहाँ पे हमको हाई वोल्टेज मिल रहा है, वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि यूजेटी के लिए तथा आरसी सर्किट दोनों के लिए हाई वोल्टेज का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है हमारा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो यूजेटी के लिए हम हाई वोल्टेज का प्रयोग करते हैं, जबकि हमारी जो आरसी सर्किट होती है, आरसी सर्किट के लिए हम लो वोल्टेज पावर सप्लाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर स्वीप की लीनियरिटी को सुधारना है, तो स्वीप की लीनियरिटी को सुधारने के लिए हम जो यूजेटी लगाते हैं, यूजेटी को रिलेक्शन ऑसिलेटर में, उसके लिए हाई वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आरसी सर्किट के लिए हम लो वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर हमारा 254 है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का कारण क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ताप में परिवर्तन के कारण सर्किट एलिमेंट के व्यवहार में परिवर्तन होता है, या ऑप्शन नंबर बी हमारा वातावरण में परिवर्तन के कारण सर्किट एलिमेंट के व्यवहार में परिवर्तन है, या ऑप्शन नंबर सी हमारा सर्किट एलिमेंट का लीनियर व्यवहार, या ऑप्शन नंबर डी हमारा सर्किट एलिमेंट का नॉन लीनियर व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो होता है उस सर्किट के जो एलिमेंट होते हैं उनका जो नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होती है या नॉन लीनियर जो व्यवहार होता है, उसी के कारण हमारा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का जनरेशन होता है। ठीक है, तो 254 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 255 है हमारा, धारा प्रोब तथा वोल्टेज प्रोब में मुख्य अंतर यह है कि धारा प्रोब, ठीक है, तो मुख्य अंतर क्या है आपको बताना है। तो धारा प्रोब में क्या होता है कि धारा प्रोब की जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो लो होती है, बिल्कुल सही। केवल एसी सिग्नल को मापन करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ये भी सही है कि हम जो धारा प्रोब या करंट प्रोब का प्रयोग करते हैं ओनली एसी सिग्नल के लिए करते हैं। इंडक्टिव कपलिंग उपलब्ध करा सकती है, तो दोस्तों क्या है, ये भी सही है, क्योंकि इंडक्टिव कपलिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, तो 255 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जितने ऑप्शन दिए हैं करंट प्रोब के संबंध में सभी ऑप्शन सही हैं, तो 255 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 256 है, एम्पियर घंटा किस राशि के मापन का मात्रक है। जो हमारा एम्पियर घंटा होता है, एम्पियर आवर होता है, वो किस राशि का मापन का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पावर का, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एनर्जी का, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सेल की कैपेसिटी का, या ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में कोई नहीं। तो हम जानते हैं एम्पियर घंटा जो होता है उसे बोलते हैं AH। AH किसकी यूनिट होती है, AH होती है हमारी सेल की कैपेसिटी की, ठीक है, सेल की क्षमता को मापता है एम्पियर घंटा। तो इस चीज़ को आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखें कि सेल की कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है। सेल की कैपेसिटी का मात्रक एम्पियर आवर या एम्पियर घंटा होता है। तो 256 का ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 257 है, एक सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग खुली छोड़ने पर क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है
एक करंट ट्रांसफार्मर की जब सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है करंट ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखते हैं तो। सीटी ब्लास्ट कर जाएगा, ये सेकेंड ऑप्शन कह रहा है। और प्राइमरी में धारा का केवल मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट प्रवाहित होगा, ये ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि प्राइमरी में कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। तो मैंने दोस्तों आपसे क्या बताया था कि करंट ट्रांसफार्मर जो होता है, तो पहली बात तो आप याद रखें करंट ट्रांसफार्मर में, मान चलो मैं बना दे रहा हूँ, करंट ट्रांसफार्मर है हमारा, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है मोटे तार की बनाई जाती है, और इसमें जो वाइंडिंग की जाती है ये 1 से लेकर 5 के बीच में होती है, ठीक है। मतलब इसमें जो टर्न होते हैं, कभी कभी 1 टर्न होता है या 1 से लेकर 5 टर्न के बीच में प्राइमरी होती है। सेकेंडरी हमारे पतले तार की बनाई जाती है और इसके कई जो है टर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि हम प्राइमरी को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी को यदि हम ओपन रखते हैं तो इसमें क्या होगा कि सेकेंडरी में मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। जब मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सर्किट हमारी क्या कर जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी। तो इसलिए कभी भी हम प्राइमरी को, अगर हम करंट ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं रखते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्लोज रखते हैं, मतलब उसको लोड से हम कनेक्ट करके रखते हैं। तो 257 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। तो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, एसी सर्किट में करते हैं। मतलब जहाँ पर हम एसी प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम एमीटर या वोल्ट मीटर की रीडिंग को बढ़ाने या घटाने के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ये मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 258 है हमारा, सीआरओ में टाइम बेस्ड सिग्नल, जो सीआरओ में टाइम बेस्ड सिग्नल होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि उच्च आवृत्ति की साइनोसोडल तरंग होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की साइनोसोडल तरंग होती है, या आल आवृत्तियों की त्रिभुजाकार तरंग होती है। आल फ्रीक्वेंसी इज ट्रेंगुलर वेव फॉर्म, ये भी गलत है हमारा। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि लो फ्रीक्वेंसी की शॉर्ट टूथ तरंग होती है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी की शॉर्ट टूथ तरंग होती है। तो मैंने आपको बताया था कि सीआरओ में हम जब कोई स्टेट सिग्नल को अगर हमको मेजर करना होता है तो हम उसके वर्टिकल प्लेट पर इनपुट सिग्नल को देते हैं। हमारी जो यक्स प्लेट होती है जिसे बोलते हैं हॉरिजेंटल प्लेट, हॉरिजेंटल प्लेट में क्या होता है कि इंटरनल सर्किट के माध्यम से वो एक स्वीप जनरेटर से जुड़ी होती है, जो कि हम यक्स प्लेट क्या करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी की शॉर्ट टूथ फ्रीक्वेंसी को हम देते हैं। तो मतलब जो हमारा टाइम बेस्ड सिग्नल होता है या स्वीप जनरेटर होता है उसके माध्यम से हमको टाइम बेस्ड सिग्नल मिलता है वो हाई फ्रीक्वेंसी की शॉर्ट टूथ तरंग होती है। तो 258 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आप मेरे सीआरओ का लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो आप सीआरओ का लेक्चर देख लें। हमें लग रहा है कि जहाँ तक है 11 नंबर का लेक्चर है, ठीक है, 11 लेक्चर है। आप उस लेक्चर को आप देखेंगे तो सीआरओ से शायद में आप कोई क्वेश्चन आप छोड़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा सीआरओ का, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करोगे। मैंने सीआरओ को बहुत अच्छे से समझाया है, जितने प्रकार के सीआरओ होते हैं उन सीआरओ के बारे में बताया है, जितने प्रकार के फोक्सिंग का यूज करते हैं। मान चलो कि हम बात करते हैं कि सीआरओ में किस प्रकार की फोक्सिंग का प्रयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया है। बाकी टीवी सीआरओ में, ठीक है, इसके अलावा हमारा कंप्यूटर सीआरओ में, इस सब जगह कौन सी फोक्सिंग का हम किसका प्रयोग करते हैं, सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, ठीक है। तो आप जाके आप वहाँ से देखें, क्योंकि हम जो हमारा कंप्यूटर सीआरओ होता है उसमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों फोक्सिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 259 है, चुंबकीय परिपथों की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी की बात कर रहा है दोस्तों कि चुंबकीय परिपथों की या मैग्नेटिक सर्किट की जो परमिएबिलिटी होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो विद्युत परिपथों की प्रतिरोधकता के समान है, ये भी ऑप्शन, पहला ऑप्शन मेरा गलत है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, धारा घनत्व के समान है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि करंट डेंसिटी के, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। बात करते हैं तीसरे की, विद्युत परिपथों में चालकता के समान है, तो कंडक्टिविटी के समान होती है, कंडक्टिविटी के समान होती है हमारी परमिएबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 259 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जब हम मैग्नेट आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सब सारे क्वेश्चन आपको हम करा देंगे, ठीक है। तो मैग्नेट भी हम आपको बहुत जल्दी पढ़ाएंगे।
तो मैग्नेट जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम हर चीज़ें आपको कवर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैग्नेट भी आपके सिलेबस में है। तो 259 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 260 है दोस्तों, प्रयोग में लाए जाने वाले कैपेसिटर समानता एक ऑप्शन नंबर ए में क्या कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं, पैरेलल प्लेट टाइप होते हैं, या कंसेंट्रिक स्फीयर टाइप होते हैं, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो हमारे जो मैक्सिमम जो आजकल ज़्यादातर प्रयोग होते हैं कैपेसिटर, वो क्या होते हैं, वो कंसेंट्रिक मतलब सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 260 का। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 261 है, एसी ब्रिज की संतुलन की निम्न आवश्यक 2 शर्तें हैं। तो हमारा जो एसी ब्रिज होता है उस संतुलन के लिए उसकी क्या 2 शर्तें होती हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उसकी सम्मुख भुजाओं के गुणनफल का मान बराबर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था, मैं एसी ब्रिज आपको बना दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये मेरा एसी ब्रिज है, ठीक है। तो एसी ब्रिज में मैंने बताया था कि जब आपको एसी ब्रिज मैंने पढ़ाया था, बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जैसे कि ये आपके सामने बन के आ गया है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा एसी ब्रिज है, ठीक है। तो एसी ब्रिज मान चलो हमारा Z1 है, ये मेरा Z2 है, ये मेरा Z3 है, ये मेरा Z4 है, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है और ये θ4 है। तो इसको क्या कहते हैं, जब बैलेंस की कंडीशन में लाते हैं तो आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल बराबर होता है, ठीक है। तो इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 Z3। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो रहा है इसमें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो रहा है, सम्मुख भुजाओं का गुणनफल बराबर होता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, सम्मुख भुजाओं के फेज कोण बराबर होते हैं। तो हमारी जो सम्मुख भुजाएं, सम्मुख टर्म जो होते हैं, ठीक है, तो उनके जो भेज मतलब जो फेज होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। तो θ1 प्लस θ4 इक्वल टू होता है θ2 प्लस θ3। तो मैंने आपको जब एसी ब्रिज पढ़ाया था तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखें एसी ब्रिज के बारे में। जब ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में होता है तो उसके जो सम्मुख भुजाओं का या सम्मुख आर्म जो होती हैं उनकी, ठीक है, आमने सामने की जो आर्म होती हैं, आमने सामने जो भुजाएं होती हैं, उनके गुणनफल बराबर होता है। वो उनकी भुजाओं के बीच में जो एंगल होता है, उनका जो फेज डिफरेंस होता है, वो भी क्या होता है, उनके योग के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो उपरोक्त दोनों प्रतिबंध ट्रू हैं अथवा फॉल्स हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 261 का ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 262 है हमारा, जब समान फ्रीक्वेंसी तथा आयाम के सिग्नल सीआरओ की एक्स एवं वाई इनपुट पर अप्लाई किए जाते हैं तब स्क्रीन पर परिणामी पैटर्न होता है, ठीक है। जब मेरी समान फ्रीक्वेंसी होगी, समान सिग्नल होगा, जब उसको हम सीआरओ पर अप्लाई करते हैं, मैंने बताया था जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, जब दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो डायरेक्टली क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। जब क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, जब समान सिग्नल और समान आयाम होता है तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बीच का जो एंगल बनता है दोस्तों कितना बनता है, 45 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो कभी अगर दिया रहे कि दो समान, ठीक है, फ्रिक्वेंसी और समान आयाम है, उनके बीच का जो एंगल बनता है 45 डिग्री बनता है, तो उसका जो परिणामी पैटर्न होगा स्क्रीन का वो कैसा होगा, तो आपको बताना रहेगा क्या होगा, वो एक सरल लाइन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको सीआरओ में पढ़ाई थी, ठीक है। इसका पैटर्न बना के बताया था आपको कि अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, या थीटा लैगिंग करेगा तब क्या होगा, थीटा लीड करेगा तब क्या होगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं आपसे बार बार कहूँगा दोस्तों, आज मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यदि आप अभी तक थ्योरी की क्लास नहीं देखे हैं तो आप थ्योरी की क्लास को जाके देखें, उसके बाद आके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 263 हमारा, फोटो सेंसिटिव कैथोड पर आपतित रेडिएशन के कारण सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किस डिवाइस में होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये फोटो मल्टीप्लायर डिवाइस में होता है। तो 263 का ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 264 है हमारा, सीआरओ में बीम घनत्व या बीम डेंसिटी का जो नियंत्रण होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पैनल पर लगे इंटेंसिटी कंट्रोल द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है हमारा।
बात कर रहा है पैनल पर लगे फोकस कंट्रोल द्वारा किया जाता है, मैंने ये ऑप्शन को लिखाया भी है आपको, ये भी होता है। पैनल पर लगे एस्टिमेटिव कंट्रोल द्वारा भी किया जाता है, मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर हमको फाइन कंट्रोल करना होता है तो क्या करते हैं कि एक स्मॉल डीसी सिग्नल को अप्लाई करते हैं एक्स फ्लैट और वाई फ्लैट पर, तो क्या होता है उसके माध्यम से फाइन कंट्रोल मिलता है। स्मॉल सिग्नल अप्लाई करना ही एक्स और वाई फ्लैट पर क्या कहलाता है, एस्टिमेटिव की प्रक्रिया यही कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। बीम को कंट्रोल करने के लिए, बीम डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए सभी ऑप्शन सही होंगे। तो 264 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 266 से हमारा सीआरओ द्वारा एसी वोल्टेज का निम्न से कौन सा मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, सीआरओ के द्वारा एसी वोल्टेज का निम्न से कौन सा मान ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों वैसे जो हमारा सीआरओ होता है वो पीक टू पीक वैल्यू को मापता है, लेकिन यहाँ पे एक संभावना प्रकट की जा रही है कि क्या क्या हम माप सकते हैं। तो सीआरओ में जानते हैं हम कि एसी और डीसी दोनों कपलिंग होती है। ठीक है, एसी और डीसी कपलिंग दोनों होती है। अगर हमको एसी मापना होता है तो आरएमएस और पीक वैल्यू दोनों को माप सकते हैं। जब डीसी मापना होता है तो वहाँ पर हम एवरेज वैल्यू को भी माप सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम इसके माध्यम से, सीआरओ के माध्यम से हम आरएमएस वैल्यू को भी माप सकते हैं, पीक वैल्यू को भी माप सकते हैं और एवरेज वैल्यू को भी माप सकते हैं। तो ये पूछ भी रहा है यहाँ पे सीआरओ द्वारा एसी वोल्टेज का निम्न से कौन सा मान ज्ञात किया जा सकता है, तो हम आरएमएस और पीक दोनों वैल्यू को हम माप सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 266 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एसी के केस में पूछ रहा है तो एसी केस में ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 267 है हमारा आयनिक विंड वोल्ट मीटर द्वारा क्या करते हैं। आयनिक विंड वोल्ट मीटर क्या होता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, इसके माध्यम से क्या करते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है कि कम मान की वोल्टेज का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इंटर वाइंडिंग कैपेसिटेंस का मापन किया जाता है। या ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ठीक है, लीकेज इंडक्टेंस का मापन किया जाता है या उच्च वोल्टेज का मापन किया जा सकता है। तो आयनिक वोल्ट मीटर के माध्यम से हम हाई वोल्टेज का मेजर करते हैं। ठीक है, तो उच्च वोल्टेज को मापने के लिए हम आयनिक विंड वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आया है। यदि आपने लखनऊ मेट्रो का एग्ज़ाम दिया होगा या डीएमआरसी का एग्ज़ाम दिया होगा तो एक क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो लखनऊ मेट्रो में क्वेश्चन आया था ये, आयनिक विंड मोटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मोटर का नहीं दोस्तों, मीटर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आयनिक विंड वोल्ट मीटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हाई वोल्टेज को मापने के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा स्ट्रेन गेज द्वारा मापन में डमी स्ट्रेन गेज का फंक्शन है। ये दोस्तों हमारा ट्रांसड्यूसर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्या कह रहा है 268 में स्ट्रेन गेज द्वारा मापन में डमी स्ट्रेन गेज का फंक्शन है मापन प्रणाली की स्थिरता या स्टेबिलिटी को बढ़ाना या ताप के कारण त्रुटियों को समाप्त करना या यक्स तथा वाई दिशाओं में स्ट्रेन का मापन करना या मापन प्रणाली की सेंसिटिविटी बढ़ाना। तो क्या होता है दोस्तों, हम स्ट्रेन गेज के माध्यम से डमी स्ट्रेन गेज फंक्शन के लिए क्या करते हैं कि जो मापन प्रणाली होती है, जो मापन इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने का कार्य करता है। तो 268 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 269 है हमारा सीआरटी की स्क्रीन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश डॉट डॉट निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो हमारे जो सीआरटी की स्क्रीन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश होता है या ल्यूमिनेंस होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए उस ऊर्जा पर जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन स्क्रीन को बम्बार्ड करते हैं। ठीक है, उस अवधि पर जिसमें बीम फास्फर के एक निश्चित क्षेत्र पर स्ट्राइक करती है। या ऑप्शन नंबर सी हमारा फास्फर के भौतिक गुण पर। या ऑप्शन नंबर डी है इनपुट सिग्नल के आयाम पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनपुट सिग्नल के आयाम पर ल्यूमिनेंस निर्भर नहीं करता है। तो 269 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 270 हमारा हार्ड बीम का अर्थ है उच्च गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की बीम। ऑप्शन नंबर बी हमारा वह बीम जिसके रिफ्लेक्शन करना कठिन है, वह बीम जो स्क्रीन पर अधिक चमकदार इमेज उत्पन्न करती है।
या ऑप्शन नंबर डी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी हार्ड बीम के अंतर्गत ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, तीनों ऑप्शन आ जाएंगे हमारे। तो 270 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा 271 है। क्यू मीटर का उपयोग डॉट डॉट मापन के लिए किया जाता है। क्यू मीटर का उपयोग डॉट डॉट मापन के लिए किया जाता है। कैपेसिटर के वैद्युत गुण, कुंडलियों एवं कैपेसिटर दोनों के वैद्युत गुण, कुंडलियों को केवल मैकेनिकल गुण या कुंडलियों को केवल इलेक्ट्रिकल गुण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यू मीटर का प्रयोग हम कुंडलियों के कैपेसिटर दोनों के गुण को मापते हैं। ठीक है, कुंडलियों को एवं कैपेसिटर दोनों के गुण हम मापते हैं। तो 271 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 272 है। फ्रीक्वेंसी मापन के लिए उपयुक्त ब्रिज है। फ्रीक्वेंसी मापन के लिए उपयुक्त ब्रिज है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए एंडरसन ब्रिज, डी शॉर्टी ब्रिज या कैंपबेल ब्रिज, या ऑप्शन नंबर सी है बीन ब्रिज। तो मैंने बताया था दोस्तों एंडरसन ब्रिज को हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से जो मापते हैं लो कॉइल को मापते हैं। ठीक है, तो लो को हम मापते हैं, लो कॉइल को या लो क्यू को मापने के लिए हम एंडरसन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डी शॉर्टी ब्रिज के माध्यम से हम कैपेसिटेंस को मापते हैं। कैंपेल ब्रिज के माध्यम से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को मापते हैं। बाकी आ गया हमारा बीन ब्रिज के माध्यम से हम फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। तो मैंने बताया था कि जो बीन ब्रिज होता है हमारा वो मेगा हर्ट्ज रेंज में फ्रीक्वेंसी को मेजर भी करता है। कितना? मेगा हर्ट्ज रेंज में फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हम बीन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो 272 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। ठीक है, ये सभी चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि लो वैल्यू का इंडक्टर या लो वैल्यू कॉइल को मेजर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वो हो जाएगा हमारा एंडरसन ब्रिज। आपसे पूछ सकता है कैपेसिटर मापने के लिए किस ब्रिज का प्रयोग करते हैं? वो हो जाएगा आपका डी शॉर्टी ब्रिज। ठीक है, आप जो हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को मापने के लिए किस ब्रिज का प्रयोग करते हैं? तो कैंपबेल ब्रिज या हेवी साइड कैंपबेल ब्रिज का हम प्रयोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ से भी। बाकी 272 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 273 हमारा क्यू मीटर। ठीक है, क्यू मीटर में क्या होता है आपको बताना है। क्यू मीटर एक श्रेणी अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, समांतर अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, उपरोक्त ए और बी दोनों पर कार्य करता है, या उपरोक्त में कोई नहीं। मैंने बताया था दोस्तों जो हमारा क्यू मीटर होता है वो सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में आप रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, हमको दोस्तों कई बार एग्जाम में मिला हुआ है, तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको भी मिले और आपको 1 नंबर इस क्वेश्चन से मिल जाए। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर हो, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता है और आप एग्जाम में बैठे थे क्वेश्चन आपको मिले, तो आप 45 सेकंड का क्वेश्चन आप 1 सेकंड में टिक मार के चले जाएं। ठीक है, तो क्यू मीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? क्यू मीटर हमारा सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों वीडियो आपको मेरी अच्छी लग रही है, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 274 है। निम्न में से किस स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर की उच्चतम सेंसिटिविटी तथा गेज फैक्टर है? ठीक है, उत्तम सेंसिटिविटी तथा गेज फैक्टर है। तो बात करते हैं ऑप्शन की, प्लेटिनम टंगस्टन एलॉय ट्रांसड्यूसर की, या नाइक्रोम ट्रांसड्यूसर की, या सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर की, या स्टेबलॉय तथा डायनालॉय स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर की। तो हमारी जो है दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 274 है। तो 274 का हमारा हो जाएगा, क्या कह रहा है 274 में? ध्यान से उतर गया, 1 मिनट। हाँ दोस्तों, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर की बात कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि यह हमारा होता है कैपेसिटिव। ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाता है? सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर होता है। तो 274 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 275 है। मापन एवं कंट्रोल के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण हैं। मापन एवं कंट्रोल के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, ऑप्शन नंबर ए हमारा डेड जोन का डेड लाइन होता है, या लीनियरिटी आउटपुट की तीव्र अनुक्रिया होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा नॉन लीनियर आउटपुट होनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी हमारा अनुक्रिया अत्यधिक डैम्प्ड होनी चाहिए। तो मापन एवं कंट्रोल के लिए, ठीक है, जो प्रयुक्त किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं
उन इंस्ट्रूमेंट या उन उपकरण की लीनियरिटी आउटपुट तीव्र अनुक्रिया की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो उसकी लीनियरिटी आउटपुट होती है वो फास्ट रिस्पांस की होनी चाहिए। तो 275 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। LVDT ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। LVDT से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, LVDT होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का फुल फॉर्म होता है, जो आप याद रखें। क्या होता है कि लीनियर गति को वैद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसके फुल फॉर्म से आपको पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर यही सही होगा। ठीक है, तो 276 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि लीनियर गति को ये वैद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो 276 का ऑप्शन नंबर सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज में रख सकते हो इसे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर हमारा 277 है, क्यू मीटर का श्रेणी कनेक्शन। अगर क्यू मीटर हमारा सीरीज कनेक्शन में है तो क्या होगा या क्या मेजर करेगा, ये आपको बताना है। कम प्रतिबाधा के कंपोनेंट के मापन में प्रयुक्त करते हैं या अधिक प्रतिबाधा के कंपोनेंट के मापन में प्रयोग करते हैं, या ए और बी दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, उपरोक्त में कोई नहीं। तो क्यू मीटर दोस्तों अगर हमारा श्रेणी कनेक्शन है तो लो, ठीक है, इम्पीडेंस को मापने के लिए। अगर वो पैरेलल कनेक्शन होता है तो हाई इम्पीडेंस को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज में रख लीजिए। ठीक है, यदि बात करेगा क्यू मीटर के श्रेणी कनेक्शन तो उसके लिए हम कम वैल्यू का या लो वैल्यू के कंपोनेंट के मापन में प्रयोग करेंगे। यदि पूछेगा क्यू मीटर का पैरेलल कनेक्शन तो उसके लिए हो जाएगा हाई इम्पीडेंस के कंपोनेंट के मापन के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा और 277 का ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सीरीज कनेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 278 है, हॉल इफेक्ट पिकअप द्वारा डॉट डॉट का मापन किया जा सकता है। दोस्तों एक क्वेश्चन हूबहू एकदम सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम की परीक्षा या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत कई बार, मतलब काफ़ी बार, जितनी बार आप कह सको, अगर हर एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है, तो यदि आप देने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम तो आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो हॉल इफेक्ट पिकअप का मापन किसके लिए करते हैं, हम चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, तो 278 का ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, जहाँ यदि ऑप्शन आपको मान चलो सेमीकंडक्टर भी दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन को मापने के लिए भी हॉल इफेक्ट प्रयोग करते हैं हम। धातुओं में धारा को भी मापने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन ये ऑप्शन तो ऑलरेडी तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑल ऑफ दीज भी हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम किसके लिए आता है, वो चुंबकीय फ्लक्स के लिए आता है। ठीक है, तो जैसे दिया रहता है कि हॉल इफेक्ट पिकअप निम्न से क्या मापता है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम के ऑप्शन में और ऑप्शन रहेंगे इसके डिफरेंट अलावा, वहाँ पे आपको चुंबकीय फ्लक्स दिया रहता है, तो वहाँ पर वही ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं हॉल इफेक्ट की, तो क्या होता है, हमारे सेमीकंडक्टर की कंसंट्रेशन को भी मापता है, धातुओं में धारा को भी मापता है और चुंबकीय फ्लक्स को भी मापता है। तो 278 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 279 है, LVDT अन्य दाब ट्रांसड्यूसर से उत्तम है। दोस्तों अभी क्या है, हमारा ट्रांसड्यूसर के क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं ट्रांसड्यूसर आपको पढ़ाई नहीं तो ये सब क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, ये हमारे एडवांटेज दिया हुआ है LVDT ट्रांसड्यूसर का। क्या होता है कि इसका अनंत रिजोल्यूशन तथा हिस्टेरेसिस कम होती है, ये सही है। इसके 5 mm विस्थापन तक लीनियर अभिलक्षण होते हैं, ये पॉइंट भी सही है। इनकी सेंसिटिविटी उच्च होती है, ये पॉइंट भी सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। ठीक है, ये LVDT का एडवांटेज है, ऑलरेडी ऐसे एडवांटेज लिखे होते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, थ्योरी क्लास में भी जस्ट लेने वाला हूँ, भी 2-3 क्लास और बची है इसकी इंस्ट्रूमेंट की। इसको मैं ऑब्जेक्टिव खत्म कर दूँ, इसके जस्ट बाद में आपके लिए थ्योरी क्लास लेके आऊँगा ट्रांसड्यूसर की, फ्लिप फ्लॉप की। जो रिमेनिंग पार्ट बचे हुए हैं पहले उनको खत्म करेंगे, तो नया सिलेबस में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, आपका फ्लिप फ्लॉप बचा हुआ है, काउंटर बचा हुआ है। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप काउंटर को पहले ख़त्म करेंगे, रजिस्टर भी है, ठीक है, मेमोरी भी है। तो ये सब जो डिजिटल पार्ट है उसे खत्म करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन का जो पार्ट है हमारा ट्रांसड्यूसर, इसको खत्म करेंगे। इसके जस्ट बाद मैं आपके लिए स्टार्ट करूँगा, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट कर देंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम होने में थोड़ा टाइम है, तो हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। मेरा प्रयास है कि इस वीक में, ठीक है, क्योंकि इस वीक में मेरा प्रयास है कि आपका एक ना एक चीज़ मैं आपकी ख़त्म कर दूँ। ठीक है, ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म कर दूँ या बेसिक इलेक्ट्रिकल ख़त्म कर दूँ रिमेनिंग पार्ट के साथ।
मतलब जो पार्ट हमारे बचे हुए हैं उन पार्ट के साथ साथ आपका एक पार्ट और ख़त्म करने के चक्कर में है, ठीक है। शायद आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कोई ना कोई एक चीज़ मैं ज़रूर इस वीक में पूरा करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 280 है, किसी यंत्र की रिपीट एक्यूरेसी उसकी स्टैटिक एरर से ज्ञात की जा सकती है, उसकी लीनियरिटी एरर से ज्ञात की जा सकती है, उसकी डायनेमिक एरर से ज्ञात की जा सकती है, या ऑप्शन नंबर डी है त्रुटि के मानक विचलन से ज्ञात की जा सकती है। तो किसी यंत्र की जो रिपीट एक्यूरेसी होती है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि के मानक विचलन से या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर से ज्ञात की जा सकती है। तो 280 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 281 है हमारा, कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर में धारिता में परिवर्तन सामान्यता, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, कैपेसिटिव जो डिस्प्लेसमेंट टाइप का हमारा ट्रांसड्यूसर होता है उसमें धारिता के परिवर्तन से क्या होता है आपको बताना है। एसी ब्रिज द्वारा मापा जाता है या एक ऑसिलेटर परिपथ द्वारा मापा जाता है, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ चार्ज ऑफ लॉस ऑफ चार्ज मेथड द्वारा मापा जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है, इसके लिए हम इंसुलेशन रजिस्टर मापते हैं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 281 का। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 282 है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी धारा मैग्नेटाइजिंग धारा के बराबर होती है। तो मैंने कल आपको जब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि आपको जो हमारा जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है ए स्टेटमेंट उसमें ऑलरेडी दिया हुआ था। मैंने उसमें बताया था आपको जो सेकेंडरी धारा होती है वो मैग्नेटाइजिंग धारा के बराबर होती है किसमें, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में। ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे बताई थी, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, ठीक है। तो आप जाके पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, उसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी आज आपको प्रोवाइड करने के प्रयास में हूँ कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे आज, ठीक है। टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे हम आज तक जितने वीडियो हुई हैं, आज को लेकर 6 वीडियो हो गई हैं, इन सभी के पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों पीडीएफ में प्रॉब्लम यही कि उसमें ऑप्शन टिक नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप पहले वीडियो को देखिएगा, वीडियो को देखने के बाद एक बार आप उन सभी क्वेश्चन को कीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको एहसास होगा कि हमने कितने क्वेश्चन हमको याद हुए या कितने क्वेश्चन की हमने जो समझाया आपको वो कितने क्वेश्चन आपको याद हैं या कितने क्वेश्चन के मेथड आपको या तरीके आपको याद हैं, ठीक है। तो आप के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ के साथ साथ आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा। यदि अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं और दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 283 है, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजों का उच्च फैक्टर होने पर भी उन्हें अनेक स्थानों पर प्रयुक्त नहीं किया जाता, क्योंकि क्या रीज़न है कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का, ठीक है, उच्च गेज फैक्टर होने के बाद भी उसको हम हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये भी दोस्तों ट्रांसड्यूसर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है कि वे ताप परिवर्तन के कारण के प्रति सेंसिटिव होते हैं, ये बात सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि उनका व्यवहार नॉन लीनियर होता है, ठीक है। टेम्परेचर है तो व्यवहार नॉन लीनियर होने की संभावना है, ठीक है। तो ये भी सही है। उनका मूल्य उच्च होता है, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए और बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। वो टेम्परेचर फंक्शन के कारण के प्रति सेंसिटिव होते हैं और हमारा क्या होता है, उनका जो व्यवहार होता है क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 284 है, कैपेसिटर में आवृत्ति के कारण त्रुटि, जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी के कारण किस प्रकार की एरर होती है आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आवृत्ति से कोई संबंध नहीं होता, आवृत्ति के साथ कम होती है, आवृत्ति के वर्ग के साथ कम होती है, या आवृत्ति के साथ बढ़ती है। तो कैपेसिटर में आवृत्ति के कारण जो एरर होती है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो क्या होता है कि आवृत्ति के साथ एरर उसकी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो 284 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 285 है, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम के बराबर है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय ओम के बराबर है। एक ओम जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय ओम के कितने के बराबर होता है आपको बताना है। एक क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखें,
ठीक है। क्या होता है कि 1 ओम जो होता है हमारा 1.00049 के बराबर होता है। कितना? 1.00049 एब्सोल्यूट ओम, ठीक है। तो 285 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। हम आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन अगर कभी भी आपके लिए या आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों मैंने प्रयास किया है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप TGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं UPRVL में तो वहीं पे इंस्ट्रूमेंट पूछता है। आप DMRC का एग्ज़ाम देने जाओगे या नोएडा मेट्रो का एग्ज़ाम देने जाओगे या आप लखनऊ मेट्रो का एग्ज़ाम देने जाओगे, जो कि लखनऊ मेट्रो में वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। यदि आप लखनऊ मेट्रो का भी एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट के 10 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो 10 से 12 नंबर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इस 10 से 12 नंबर को हल्के में मत लें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यदि आप UPRVL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ही ये ज़रूरी है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाओगे दोस्तों, क्योंकि हर जगह, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, आप डिजिटल पढ़ लो तो वहीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या होता कि मेरिट बहुत कम जाती थी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की, तो वहाँ पे काफ़ी चांसेस होते थे कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ लेते थे तो आपके नौकरी लग जाती थी। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों कि अब मेरिट आप दिन प्रतिदिन देखिए बढ़ती जा रही है। अभी नोएडा मेट्रो का रिजल्ट का आपने देखा होगा, उसकी मेरिट कितनी गई है मेंटेनर की, ठीक है। 50+ 60+ से ज़्यादा मेरिट गई है, ठीक है। मतलब मैं प्लस की बात कर रहा हूँ किसी परसेंटेज में, ठीक है। 60% या 70% मेरिट गई है, ठीक है। इसी तरह आप देखिएगा अभी DMRC का रिजल्ट आने वाला है मेंटेनर का, ठीक है। जब DMRC मेंटेनर का रिजल्ट आएगा तो आप वहाँ देखेंगे आपको भी वहाँ पर मेरिट में काफ़ी इंक्रीज मिलेगी, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि डिप्लोमा हैं या बीटेक हैं, ऑलरेडी वो ITI करके, ठीक है, वो भी ITI कर चुके हैं, ITI करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यही बच्चे हैं जो कि आपके मेरिट को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप अपना कंपेयर जो है आप डिप्लोमा के लेवल पे ले आइए। यदि आप ITI के हैं तो अपना लेवल आप मान के चलिए कि आपका लेवल शिफ्ट हो चुका है, आप अब डिप्लोमा लेवल की तैयारी करें। जब आप डिप्लोमा लेवल की तैयारी करेंगे तो आपके लिए ITI का कोई भी एग्ज़ाम होगा आप आसानी से फेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप मेरी बातों से अगर सहमत हैं तो बटन को आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा 286 है। एक TBM के डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, TBM मतलब आपको पता होगा ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। TBM के डिफरेंशियल एम्पलीफायर में 2 फेट्स प्रयोग किए जाते हैं। फेट मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर प्रयोग किए जाते हैं। मीटर की धारा को शून्य करने के लिए एक प्रतिरोध का उस समय भी प्रयोग किया जाता है जब परिपथ में कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई की गई है। तो इसका क्या कारण है, ये आपको रीजन बताना है। ऑप्शन देखते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि दोनों या FET के अभिलक्षणों का मैच न होना, ये रीजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के टॉलरेंस के कारण वास्तविक मान तथा उन पर मार्क किए गए मान में अंतर। या ऑप्शन नंबर सी है हमारा परिपथ के ऑपरेटिंग वोल्टेज में परिवर्तन। या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो या दोस्तों कोई नहीं, ए और बी, ठीक है। तो हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि दोनों या FET के अभिलक्षण को मैचिंग ना होना, ये भी एक रीजन हो सकता है। और परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के जो टॉलरेंस के कारण वास्तविक मान तथा उनमें मार्क किए गए मान के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, ये तो हमारे क्वेश्चन क्या है ना कि हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, पूरा जिस इंस्ट्रूमेंट के जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो लिया है। यदि आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ना है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसकी मैंने ऑलरेडी का ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रखी है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया है 54 वीडियो हैं ऑलरेडी, ठीक है। 54 वीडियो हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है, ठीक है, डाले हैं ऑलरेडी। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि जो ITI लेवल के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट से लगभग हमने 100-150 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं छाट के, ठीक है, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम बार आते हैं। तो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा के रखे हैं। यदि आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ना है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं वीडियो। यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको हर एक क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि इंपॉर्टेंट हमने बता दिया आपको एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा हो, यहाँ से कोई क्वेश्चन उठा लिया हो, तो इससे दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इंस्ट्रूमेंट से। जो हमारा TG2 में लगभग इंस्ट्रूमेंट का 50 नंबर का वेटेज है, 40 से लेकर 50 नंबर का वेटेज है।
तो ये आपके पूरे कवर हो जाएंगे ये 500 के लेक्चर देखने के बाद। 500 जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है, अभी तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी इंग्लिश वाले की, तो इंग्लिश का मैं 2 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। लगभग 600 क्वेश्चन हैं इंग्लिश में भी, तो एक दिन में मैं 300 या 3 या 4 वीडियो में लगभग 300 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 2 से ढाई घंटे क्लास बन जाएगी, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उसे जल्दी से जल्दी कवर करने का, ठीक है। तो 3 से 4 वीडियो में हम आपको इंग्लिश के सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। तो जो हमारे इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, बाकी आपके हिंदी वालों के लिए है ही, तो आप हिंदी वाले भी वहाँ देख सकते हो। इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा लेकिन हम बताएंगे आपको हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश जो पढ़ेंगे उसका जो डिस्क्रिप्शन देंगे वो हम आपको हिंदी में देंगे, ठीक है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। आज हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 287 है। इंडक्टिव कुंडलियाँ मूलतः ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि उच्च क्यू के लिए डिजाइन की जाती हैं, या निम्न क्यू के लिए डिजाइन की जाती हैं, या औसत क्यू के लिए डिजाइन की जाती हैं, या क्यू से इसका कोई संबंध नहीं है। तो हमारा जो इंडक्टिव कुंडलियाँ होती हैं मूलतः उनको हम हाई क्यू कॉइल के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 288 है। कैपेसिटिव टाइप पोटेंशियल डिवाइस किस इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो हमारा कैपेसिटिव टाइप पोटेंशियल डिवाइस होती है वो किस इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। यदि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फार्मूला याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। थीटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल होता था क्या, v² dc/d थीटा। क्या होता था, dc। सी कहाँ प्रयोग किया जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में। तो कैपेसिटिव टाइप जो हमारा पोटेंशियल डिवाइस का जो होता है कहाँ प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है। 288 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 289 है। 1 वोल्ट मीटर में 20 माइक्रोएम्पियर का मीटर लगा है, तो मीटर की सेंसिटिविटी क्या होगी। तो मैंने सेंसिटिविटी फार्मूला बताया था, यस इक्वल टू होता है 1/IFS, मतलब फुल स्केल करंट। करंट का मान दिया हुआ है 20 माइक्रोएम्पियर, ठीक है। अगर 20 से 1 को हम भाग देते हैं 20×2500 लगभग 0.05 हो जाता है, ठीक है। ये माइक्रो में है 10 पावर ऊपर चला जाएगा, 10 पावर 6 हो जाएगा। 10 पावर 6 को अगर 0.5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 50 किलो ओम हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मेन होता है दोस्तों फार्मूला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज में रख सकते हो। इसको लगाने के लिए क्या करना है, आपको सेंसिटिव फार्मूला मैंने बताया था आपको, एस इक्वल टू क्या होता है 1/IFS। IFS मतलब होता है फुल स्केल करंट या करंट, ठीक है। तो आप यहाँ इस फार्मूले से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 219 है। ब्रिज मापन विधियों में सामान्य प्रकार की त्रुटियां क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए लीकेज एवं भवधारण त्रुटियां, ऑप्शन नंबर बी है अवशिष्ट त्रुटियां, ऑप्शन नंबर सी है आवृत्ति एवं तरंगाकार त्रुटियां, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी। तो हमारे ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ब्रिज मापन में सभी त्रुटियां आती हैं, लीकेज एवं भवधारकार त्रुटियां आती हैं, अवशिष्ट त्रुटियां भी आएंगी और आवृत्तियों फ्रिक्वेंसी का भी त्रुटियां आएंगी, ठीक है। ये सभी त्रुटियां आएंगी। 290 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 291 है। सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर का उपयोग हम इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। तो हमारा जो सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर होता है उसका प्रयोग हम इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। तो 291 का ऑप्शन नंबर करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीआरओ द्वारा परीक्षण किए जाने के समय टेस्ट किए जाने वाले परिपथ की लोडिंग कम करने के लिए सीआरओ की प्रतिबाधा क्या होती है। लोड इम्पीडेंस से मैच होनी चाहिए, कैपेसिटिव होनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी हमारा कम होनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी हमारा उच्च होनी चाहिए। तो 292 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट, हाई होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 293 में कह रहा है यदि पीएमएमसी मीटर को एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। मैंने इस पॉइंट को आपको लिखा रखा है, मैंने आपको बता भी रखा था, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बताया था जब पीएमएमसी मीटर को हम एसी के वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या करता है, मीटर हमारा शून्य रीडिंग देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 294 है। डीसी पोटेंशियोमीटर की एक और ऐसी
एसी पोटेंशियोमीटर से अधिक होती है क्योंकि रीजन क्या है, उसमें पावर क्षय बहुत कम होती है। रेफरेंस सोर्स की भाप प्रस्तुत करने के लिए स्टैंडर्ड सेल उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें डीसी पोटेंशियोमीटर में एक अलग से बैटरी लगी होती है जिसके माध्यम से उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, ठीक है। 294 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 295 है। रोजेट गेज का प्रयोग एक दिशा में स्ट्रेन मापन के लिए किया जाता है, एक प्लेन से अधिक में मापन के लिए किया जाता है, एक दिशा से अधिक में मापन के लिए किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 295 का सी हो जाएगा। रोजेट गेज के माध्यम से एक दिशा से अधिक में मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो 295 का सी है। ये भी दोस्तों क्या है कि ट्रांसड्यूसर का क्वेश्चन है, जब आपको वहाँ पे गेज पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 296 है। सीआरओ प्रदर्शित करता है वोल्टेज का पीक टू पीक मान, वोल्टेज का डीसी मान, आरएमएस मान या औसत मान। तो सीआरओ हमारा जो प्रदर्शित करता है, जो डिस्प्ले करता है, क्या करता है, पीक टू पीक मान को, ठीक है। तो 296 का ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 297 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, किस तरंग का वेव फॉर्म फैक्टर सबसे कम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किस तरंग का फॉर्म फैक्टर सबसे कम है। स्क्वायर तरंग, साइनोसोडल तरंग, आयताकार तरंग या त्रिभुजाकार तरंग। तो फॉर्म फैक्टर किसका सबसे कम होता है, वो हमारा स्क्वायर वेव होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू दोनों सेम होती हैं। तो इसी कंडीशन में इसका फॉर्म फैक्टर भी सबसे कम होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 298 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 298 है। प्रेशर गेज एक क्या है। प्रेशर गेज हमारा किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट है या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारा प्रेशर गेज जो होता है, प्रेशर गेज हमारा इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। दोस्तों हम आशा करते हैं मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपको मेरे लिए मतलब जो मेरे द्वारा लाए गए क्वेश्चन हैं आपको कैसे लगे। यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर हाँ एक क्वेश्चन हमारे लिए हेल्पफुल हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर ला सकें, ठीक है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 299 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 299 है। निम्न में ट्रू है, बताना है आपको कौन सा कथन हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर का प्रचालन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक फ्लक्स घनत्व के साथ होता है, या करंट ट्रांसफार्मर में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रचालन लगभग समान फ्लक्स घनत्व पर होता है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करंट मतलब सीटी का प्रचालन पेटी की तुलना में कम फ्लक्स पर घनत्व पर होता है, या सीटी एवं पेटी में फ्लक्स घनत्व के संबंध में कोई सामान्य बात नहीं कही जा सकती। तो हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की तुलना में कम फ्लक्स घनत्व पर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर का जो प्रचालन होता है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की तुलना में काफ़ी कम फ्लक्स घनत्व पर होता है। तो 299 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 300, ठीक है। देखिए दोस्तों सीटी और पीटी से कई क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कल आपको सीटी और पीटी मैंने करा दिया था कि आप देख लीजिए, कुछ पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए थे, वही सारे पॉइंट यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसीलिए करा दिया था कि सीटी और पीटी आपको समझ में आ जाएगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 300 है। सीटी तथा पीटी का उपयोग समानता किसके लिए करते हैं। तो रेशियो को स्टेप अप करने के लिए या रेशियो को स्टेप डाउन करने के लिए। रेशियो नहीं दोस्तों, राशियों, ठीक है। राशियों को स्टेप डाउन करने के लिए या उपरोक्त ए और बी दोनों सही हैं। सीटी का उपयोग स्टेप डाउन के लिए, पीटी का उपयोग राशियों को स्टेप अप करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दोस्तों जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है वो एज ए स्टेप अप कार्य करता है, लेकिन हमारा जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो एज ए स्टेप डाउन कार्य करता है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि हमको क्वांटिटी में जहाँ हम प्रयोग करेंगे वहाँ किस रूप में कार्य करता है, तो वहाँ पर दोनों किस रूप में कार्य करते हैं, राशियों को स्टेप डाउन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो 300 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं दोस्तों, ये भी समाप्त होता है वीडियो, ठीक है। तो 300 क्वेश्चन को आज आपके 6 पार्ट में कंप्लीट हो गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप 300 क्वेश्चन को आसानी से आप समझ चुके होंगे और हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, ट्विटर पे आप कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें दोस्तों। साथ साथ में आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, ठीक है। मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ये कंटेंट आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ का जवाब ज़रूर देंगे। और साथ साथ दोस्तों, यदि आप अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम आशा करते हैं दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे और आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।